दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही बवाल हो गया है। पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार आशुतोष तिवारी के खिलाफ पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने मोर्चा खोल दिया है। नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिलने पर गुस्साए समर्थकों ने नेशनल हाईवे 44 को जाम कर दिया। समर्थक नरोत्तम मिश्रा को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन के चलते नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया था। वहीं कल उम्मीदवार घोषित होने के बाद नाराज नरोत्तम समर्थकों ने दतिया भाजपा दफ्तर में ताला लगा दिया था। हालात को देखते हुए दतिया में धारा 163 लागू करनी पड़ी, जहां जुलूस सभा पर बैन लगा दिया गया। साथ ही एक ही जगह पर 5 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठा ना हो सके, इसको लेकर आदेश जारी किया गया। उधर नरोत्तम मिश्रा ने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। कहा कि अपनी बात पार्टी फोरम में रखेंगे। पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि नरोत्तम मिश्रा डबरा से भोपाल के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नामांकन फॉर्म खरीदा था, जिसके बाद उनका चुनाव लड़ना तय माना जा रहा था। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अब क्षेत्र में आम सभाएं भी ले रहे थे और सभाओं में सार्वजनिक तौर पर अपनी गलतियों पर माफी मांगते हुए भी भावुक हो रहे थे। लेकिन इसी बीच पार्टी ने चौंकाते हुए आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया। तिवारी भाजपा के संभागीय संगठन मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा वे मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन के पद पर भी रहे हैं। और जब दतिया के नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों को यह पता चला कि उन्हें टिकट नहीं दिया गया है, इसके बाद से शुरू हुई विरोध की कहानी और विरोध के स्वरूप में लोग सड़कों पर उतर आए और नारेबाजी करते हुए नजर आए। वहीं अब पूरे दतिया में जो है वो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। नरोत्तम मिश्रा ने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्हें भोपाल बुलाया गया है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा चर्चा करते हैं, हमारे इस पर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं हरिभूमि INS 24/7 के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी। सर, आपका बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल यही है, जब भारतीय जनता पार्टी की बात होती है तो सबसे पहले अनुशासन को ऊपर रखा जाता है तमाम पार्टियों के बीच, लेकिन जब से ये दतिया का घटनाक्रम हुआ है और ये दिखा रहा है कि यहां पर जो है अनुशासन उसका उल्लंघन हो रहा है। बीजेपी वही पार्टी है जो कई राज्यों में मुख्यमंत्रियों को बहुत आसानी से हटाकर नए चेहरों को नई जिम्मेदारी दी जाती है। दतिया में ये स्थिति इतनी विकट कैसे हो गई? देखिए, इसके 2-3 पहलू हैं। अचंभित किस बात पर हुआ जाए, पहले तो ये सवाल है। नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिली इस पर अचंभित हो, या नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिलने पर दतिया में जो प्रतिक्रिया हो रही है उस पर अचंभित हो। दोनों ही अपने आप में अप्रत्याशित है। नरोत्तम मिश्रा के संदर्भ में यह माना जा रहा था, स्वयं नरोत्तम मिश्रा यह मानते थे कि उनकी टिकट तो महज एक औपचारिकता है। जब राजेंद्र भारती के कोर्ट केस के चलते ये उपचुनाव दतिया के हिस्से में आ पड़ा तो नरोत्तम मिश्रा मानकर चले थे कि ये चुनाव तो उन्हीं को लड़ना है, कांग्रेस को तय करना है कि उनके खिलाफ किसे उतारना है। नरोत्तम मिश्रा ने उसी अनुसार अपनी सक्रियता भी बढ़ा दी थी, चुनावी सभाएं भी संबोधित करने लगे थे, जनसंपर्क करने लगे थे, जमावट करने लगे थे। और नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ेंगे इस बात में किसी को संशय इसलिए नहीं था कि नरोत्तम मिश्रा का राज्य की राजनीति में जो कद है और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर जो उनका संपर्क है, खास तौर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी नजदीकी काफी सुर्खियों में रहती थी कि अमित शाह उन्हें पसंद करते हैं, अमित शाह के वो विश्वास पात्र हैं, अमित शाह से उनकी निकटता है। और अमित शाह तो आजकल आधुनिक राजनीतिक चाणक्य कहे जाते हैं। तो जो शख्स अमित शाह के इतने नजदीक है उसे भाजपा से प्रत्याशी होने से कौन रोक सकता है, यह सामान्य जनधारणा लोगों की थी। पर अगर हम अपनी समझ से बात कहें तो यह टिकट का कटना बहुत अचंभित करने वाली घटना नहीं। नरोत्तम मिश्रा बड़े कद के नेता हैं, पर वह चर्चित नेता भी है और विवादास्पद नेता भी है। नरोत्तम मिश्रा अपने संपर्कों के लिए जितने धनी हैं उतने ही सुर्खियों में रहते हैं वो अपने तौर तरीकों से राजनीति करने के लिए। बतौर गृह मंत्री उनका जो तेवर रहता था वो उन्हें सुर्खियां दिलाता था, लेकिन वो सुर्खियां सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होती थी। जब व्यक्ति इस कद पर पहुंच जाता है तो उसे राजनीति में प्रासंगिक बने रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है निरंतर चुनाव जीतना। नरोत्तम मिश्रा के स्तर पर चूक ये हुई कि वह 2023 में जनता का विश्वास पाने में असफल रहे।
और वह अपने परंपरागत चुनाव क्षेत्र दतिया से, परंपरागत इसलिए कह रहे हैं कि 3-4 बार से वो लगातार वहां से चुनाव लड़ रहे थे। यद्यपि उन्होंने राजनीति तो डबरा विधानसभा क्षेत्र से शुरू की थी, पर परिसीमन में वो सीट आरक्षित हो गई थी, इसलिए वो दतिया है। 2008 से वो लगातार दतिया से चुनाव लड़ रहे थे। तो दतिया में वह पिछली बार 2023 में चुनाव हार गए और एक ठीक ठाक अंतर से हार गए। ये हार 1000-2000 वोटों की नहीं थी, ये हार तकरीबन 7-8 हजार वोटों की थी। और तब थी जबकि इससे पूर्ववर्ती चुनाव वह बमुश्किल 2500 वोटों से ही जीते थे। अर्थात समझ में आ गया था कि सीट बहुत चुनौतीपूर्ण हो गई, सीट कठिन हो गई है। पर ऐसे हालात के बावजूद भी नरोत्तम मिश्रा 3.5 साल के सत्ता में रहने के दौरान अपनी सीट को बेहतर नहीं कर पाए और ये उनके लिए सबसे खराब अनुभव के रूप में सामने आया जब वह चुनाव अपने परंपरागत प्रतिद्वंदी राजेंद्र भारती के हाथों हार गए। राजेंद्र भारती के हाथों हारने के बाद भी नरोत्तम मिश्रा को पार्टी ने काम दिया और उन्हें लोकसभा चुनाव में जबरदस्त तरीके से काम मिला। उस काम के अंतर्गत उन्होंने पूरी कांग्रेस को मानो खाली कराने का उपक्रम किया। एक से एक कांग्रेसी नेताओं को वो पकड़ पकड़ कर भाजपा का सदस्य बनाते रहे। इस दौरान उन्होंने इच्छा जताई कि उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका मिले और यहीं से कहानी शुरू होती है नदी। नरोत्तम मिश्रा का कद अब पहले जैसा नहीं रहा, इसका एहसास तब हुआ जब लोकसभा चुनाव में उनके चाहने के बावजूद भी पार्टी ने प्रत्याशी नहीं बनाया। ये कितने अचंभे की बात है कि भारत सिंह कुशवाहा भी उसी विधानसभा चुनाव में चुनाव हार गए थे ग्वालियर से, लेकिन उनको पार्टी ने 4 महीने बाद लोकसभा का प्रत्याशी बनाना मंजूर कर लिया। पर जो नरोत्तम मिश्रा 6 बार 7 बार के विधायक थे, उसी अंचल से थे, उनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाना गवारा नहीं किया। और नरोत्तम मिश्रा तो पूरे मध्य प्रदेश में कहीं से भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे। होशंगाबाद से लेकर छिंदवाड़ा तक वह अपना झंडा घुमा रहे थे कि पार्टी जहां से चाहे उन्हें चुनाव भर लड़ा दे। पर इसके बावजूद भी पार्टी ने उन्हें कंसीडर नहीं किया। गणेश सिंह को चुनाव हारने के बाद पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया, फग्गन सिंह कुलस्ते को चुनाव हारने के बाद प्रत्याशी बना दिया, भारत सिंह कुशवाहा का हमने उल्लेख किया, उनको भी चुनाव हारने के बाद प्रत्याशी बना दिया। पर नरोत्तम मिश्रा के हिस्से में उम्मीदवारी नहीं आई। तभी लग गया था कि मामला गड़बड़ा गया है। और अभी जब ये चुनाव घोषित हुआ, उपचुनाव, तो चुनाव आयोग ने इसके साथ साथ बांकीपुर विधानसभा भी घोषित किया था। बांकीपुर में प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे दिन ही घोषित कर दिया, 7 तारीख को, लेकिन उस सूची में नरोत्तम मिश्रा का उल्लेख नहीं था। तभी लग गया था कि नरोत्तम मिश्रा का मामला बिगड़ रहा है। नरोत्तम मिश्रा दूसरा चूक गए। उन्होंने दतिया में अपनी सक्रियता बढ़ाई, ना कि दिल्ली में। बेहतर होता कि नरोत्तम मिश्रा दतिया में गांव गांव गली गली घूमने के स्थान पर अगर दिल्ली में बड़े नेताओं के पास पहुंचकर ये जानते कि मुझे चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना, नरोत्तम मिश्रा के साथ अगर ये संवाद हो गया होता या नरोत्तम मिश्रा ने ये संवाद कर लिया होता, तो उनकी और पार्टी दोनों की ये जग हंसाई की नौबत नहीं आती ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अहम बातें कही आपने कि दतिया में घूमने के बजाय अगर ऊपर बेहतर स्थिति की गई होती तो ये स्थिति नहीं आती। लेकिन सर, एक चीज है, समर्थक ये मांग कर रहे हैं कि टिकट अभी से भी बदल दिया जाए। उनके समर्थक ये मांग कर रहे हैं। हमने बिहार के बांकीपुर सीट को देखा, यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार को बदला है। क्या ये दतिया में मुमकिन है? आपको क्या लग रहा है? देखिए, दोनों परिस्थितियों में अंतर है। बांकीपुर में जो प्रत्याशी चयन का मसला था, वहां दावेदारों का विषय नहीं था। वहां पर तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उनके ऊपर दारोमदार था कि वो किसे प्रत्याशी बनाते हैं। जिस व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया गया वो बड़ा लो प्रोफाइल प्रत्याशी था, अभिषेक बंटी, एक सामान्य कार्यकर्ता ही थे। पर उनके संदर्भ में एक तथ्य निकल कर आया जो उनसे जुड़ा तो नहीं था, पर उनके परिवार से जुड़ा था, कि उनके पिता के ऊपर चारा घोटाले के संदर्भ में आरोप लगे थे और उसमें शायद उन्हें कोई सजा भी हुई थी। तो ये चारा घोटाले को लेकर भाजपा बहुत मुखर रही है, लालू परिवार पर हमलावर रही है। तो चुनाव प्रचार के दौरान ये बात निकल कर ना आए कि चारा घोटाले के आरोपी से जुड़े हुए व्यक्ति के परिवार को टिकट दे दी गई, इसके मद्देनजर प्रत्याशी परिवर्तन कर दिया गया और अभी भी एक सामान्य कार्यकर्ता को ही प्रत्याशी बनाया गया। यहां पर आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बनाना, यह फैसला नहीं लिया गया है नदीम। यहां फैसला लिया गया है कि नरोत्तम मिश्रा को प्रत्याशी नहीं बनाना है। ये दोनों चीजों में बहुत अंतर है। अगर टिकट बदल भी जाए तो वो टिकट नरोत्तम मिश्रा को नहीं मिल सकती। इस बात को हमें समझने की जरूरत है।
नरोत्तम मिश्रा कितने भी बड़े स्तर के नेता के रूप में अपने आप को साबित करने की कोशिश करें, जो दतिया में जिस प्रकार का प्रदर्शन चल रहा है, उपद्रव चल रहा है, वो ये छोटी मोटी बात नहीं है। नरोत्तम मिश्रा की जनता के बीच कितनी मजबूत पकड़ है इसका पता तो चुनाव में ही चलता। पर नरोत्तम मिश्रा की जिला संगठन में क्या पकड़ है, भाजपा कार्यकर्ताओं में क्या पकड़ है, भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच में उनकी हैसियत क्या है, इसका अंदाजा उन्होंने पिछले 20 घंटे में पार्टी और प्रदेश को बखूबी करा दिया है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष समेत तमाम पदाधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा दिया, सड़क पर अपने आप को उतार दिया, पार्षद मैदान में उतर गए, इससे पता चलता है कि नरोत्तम मिश्रा ने जनता के स्तर पर भले ही कुछ अप्रिय स्थितियां निर्मित कर ली हो, पर संगठन के संदर्भ में उनकी पकड़, संगठन के संदर्भ में उनका प्रभाव और संगठन के लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता पर संदेह नहीं किया जा सकता। पर फिर मैंने बात को दोहराया, पार्टी ने फैसला लिया है। फैसला क्या लिया है कि नरोत्तम मिश्रा को प्रत्याशी नहीं बनाना। तो अब अगर पार्टी ऐसे प्रदर्शन के बाद टिकट बदलती है तो इसे पार्टी नेतृत्व की पराजय के तौर पर देखा जाएगा। एक विधानसभा सीट इतना मायने नहीं रखती जिसमें पार्टी अपने प्रभाव को, अपने इकबाल को, अपने रसूख को दांव पर लगा दे, क्योंकि अगर इसके आधार पर टिकट बदले गए तो जहां पर भी प्रत्याशी घोषित होगा वहां पर ऐसे प्रदर्शन होंगे, ऐसे जिंदाबाद मुर्दाबाद होंगे। अभी स्वाभाविक रूप से हो रहे हैं, फिर जाकर प्रायोजित तरीके से भी हो सकता है। तो पार्टी की आज ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, कोई बहुमत का संकट ना प्रदेश में है मोहन यादव जी को, ना ही संकट देश में है नरेंद्र मोदी या अमित शाह जी को। तो टिकट बदलेंगे क्यों? ज्यादा से ज्यादा जीत हार का विषय है। अगर ये सीट भाजपा हार भी जाती है तो हार मोहन यादव और हेमंत खंडेलवाल के हिस्से में आएगी, कोई अमित शाह, नरेंद्र मोदी या नितिन नवीन के हिस्से में थोड़ी आ जाएगी। तो कुल मिलाकर इस टिकट के बदलने की कोई संभावना नहीं है। संकट तो अब नरोत्तम मिश्रा के लिए है कि वो अपने आप को भाजपा के प्रामाणिक कार्यकर्ता या नेता के तौर पर कैसे स्थापित करें। दूसरा संकट इस बात का है कि वो अपने आप को राजनीति में प्रासंगिक कैसे रखें। सीट हारते हैं तो नरोत्तम मिश्रा के लिए चुनौती है, सीट जीतते हैं तो और भी बड़ी चुनौती है। तो ये हालात वहां के संदर्भ में। पर इसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि चलो भाजपा ने तो प्रत्याशी घोषित कर दिया, इतना अरसा हो गया, कांग्रेस भी अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। तो ये बड़ी दिलचस्प स्थिति दतिया के संदर्भ में बनी हुई है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा अपने राजनीतिक जीवन में सबसे चुनौतीपूर्ण और कठिन समय से अब गुजर रहे हैं, इसमें संदेह नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, लेकिन सर कांग्रेस को लेकर के एक अहम सवाल ये था मेरा कि नरोत्तम मिश्रा जिस तरीके से वहां माहौल क्रिएट कर रहे थे वो तो खुद को दावेदार मान रहे थे। क्या नरोत्तम मिश्रा के मैदान में ना उतरने से कांग्रेस के लिए रास्ता और आसान हो गया है या उनके लिए और मुश्किल बढ़ गई है? देखिए, आसान तो कुछ भी नहीं होता। नरोत्तम मिश्रा अपने आप को दावेदार नहीं मान रहे थे, नरोत्तम मिश्रा अपने आप को उम्मीदवार के तौर पर ही महसूस कर रहे थे। ये बहुत बड़ा अंतर है। उनकी कोई दावेदारी नहीं थी, वो मान रहे थे कि मुझे उम्मीदवार होना है, मुझे प्रत्याशी होना है। लेकिन ये नरोत्तम मिश्रा की समझ थी। हमारी समझ बोलती है कि नरोत्तम मिश्रा लगातार संकट में चल रहे थे। जैसे मैंने एक उदाहरण आपको दिया था नदी कि जब लोकसभा चुनाव थी, नरोत्तम मिश्रा की अभिलाषा थी कि उनको प्रत्याशी बनाया जाए, उनको प्रत्याशी नहीं बनाया गया। इसके बाद राज्यसभा का मौका आया, राज्यसभा के स्तर पर भी नरोत्तम मिश्रा को कहीं कंसीडर नहीं किया गया। एक और महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो ये है कि अभी हाल ही में नरोत्तम मिश्रा जी ने एक बड़ा भव्य मंदिर का निर्माण कराया है, नवग्रह मंदिर के तौर पर। उसमें उन्होंने देश भर के नेताओं को आमंत्रण पत्र बांटे थे। पर उस आयोजन में भी, जो बहुत बड़ा आयोजन था, ग्वालियर चंबल इलाके का शायद पिछले कुछ समय का सबसे बड़ा आयोजन था, उस आयोजन में भी भाजपा के किसी शीर्ष नेतृत्व ने उपस्थिति दर्ज नहीं कराई थी। खासतौर पर हम नाम लें तो अमित शाह जी को उपस्थिति नहीं दिखी। तो नरोत्तम मिश्रा के संदर्भ में धारणा भले ही उनके जितने प्रभाव की रही हो, पर पिछले कुछ समय से अनुभव यही आ रहा था कि केंद्रीय नेतृत्व कहीं ना कहीं उनसे अपने आप को दूर कर रहा है या दूर दिखाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी पुष्टि अभी उम्मीदवार के संदर्भ में हुई। जहां तक बात कांग्रेस की है, यहां पर कांग्रेस नहीं जीती थी, यहां पर राजेंद्र भारती जीते थे या नरोत्तम मिश्रा हारे थे। राजेंद्र भारती परंपरागत तरीके से यहां पर प्रतिद्वंदी थे। इस बार कुछ समीकरण बैठा और उन्हें चुनाव में जीत हासिल हुई। अब कांग्रेस के पास यहां पर चुनौती थोड़ी दूसरे प्रकार की है। राजेंद्र भारती परंपरागत रूप से इस क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं, उनके पिताजी भी 5 बार के विधायक इसी इलाके से रहे। अब राजेंद्र भारती चाहते हैं कि उनकी पत्नी या बेटे को कंसीडर किया जाए। दूसरा नाम अवधेश जी का है, जो पहले यहां पर भाजपा से सक्रियता थे, पिछली बार राजेंद्र भारती को समर्थन करते हुए दिखे।
तो उनकी दावेदारी अलग है। तो कुल मिलाकर ऐसी परिस्थितियों के बीच में एक और नाम चर्चाओं में है, वो है दामोदर यादव, आर्य समाज पार्टी से। वो भी एक बड़ी हैसियत के नेता बताए जाते हैं। बाकी तो चुनाव में पता चलेगा कि उनकी वास्तविक हैसियत क्या है, पर वो अपने आप को सुर्खियों में तो रख ही लेते हैं। तो कांग्रेस ऐसा नहीं है कि उसके लिए क्लीन स्वीप का मौका है। नरोत्तम मिश्रा की रणनीति क्या रहती है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा। नरोत्तम मिश्रा क्या आशुतोष जी की जीत चाहेंगे, या नरोत्तम मिश्रा आशुतोष की जीत में अपनी हार देखेंगे, ये जानना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। नरोत्तम मिश्रा को पार्टी कैसे टैकल करती है, ये जानना महत्वपूर्ण होगा। अभी खबर है कि उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा शायद दतिया पहुंच रहे हैं। दूसरी खबर आ रही है कि लेकिन नरोत्तम मिश्रा भोपाल के लिए रवाना हो गए। भोपाल में क्या होना है? भोपाल के आधार पर फैसला थोड़े होना कि दतिया में क्या करना है। नरोत्तम मिश्रा को अगर कोई समाधान खोजना तो दिल्ली जाना था। दतिया से दिल्ली की दूरी तय करते तो शायद उनकी राजनीतिक दूरी कम हो पाती। उनके संदर्भ में खबर जो आपके माध्यम से मुझे मिल रही है कि वो भोपाल के लिए रवाना हो गए। तो भोपाल रवाना होने से तो स्पष्ट होता है कि अब दतिया के उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा के मैदान में आने की संभावना नहीं। बिल्कुल मैदान में आने की संभावना नहीं है, और जो राजनीतिक घटनाक्रम बिगड़ते जा रहे हैं उसे और बेहतर करने चाहिए ताकि रिश्ते और बेहतर हो। बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी अहम बातें कही दतिया के संदर्भ में।